जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे, यानी संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारा संविधान हमें 3 तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिनमें आर्टिकल्स हो गए, पार्ट्स हो गए और शेड्यूल्स हो गए, यानी अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ। इन्हीं तीनों कैटेगरीज के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है। तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्ड हैं। तो आज हम लोग इन्हीं 12 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस शेड्यूल में क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में स्टार्टिंग में तो 8 ही शेड्यूल थे, यानी जब संविधान बना था तब इसमें 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए और इसमें अब टोटल शेड्यूल्स हैं 12। तो यानी 8 के बाद जो भी 9, 10, 11, 12 शेड्यूल होंगे, ये किसी न किसी साल ऐड किए गए होंगे। तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि वे किस साल ऐड किए गए थे। तो देखिए, हमारी पहली अनुसूची है जो बताती है इंडिया और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में, मतलब राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरीज़ के नाम और उनकी बाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ या कैसे कैसे होंगी और उनका निर्धारण कैसे होगा, ये शेड्यूल 1 में दिया गया है। ये शेड्यूल 1 में भी है और ये पार्ट 1 में भी है। इंडिया और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में पार्ट 1 में भी दिया गया है और ये आर्टिकल 1 से 4 तक है, यानी आर्टिकल 1, 2, 3, 4, इन चारों आर्टिकल्स में इंडिया और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में भी बताया गया है और शेड्यूल 1 में भी इसकी टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा शेड्यूल है सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में, यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पद हैं जिनके वेतन के बारे में, जिनके भत्तों के बारे में और उनकी पेंशन्स के बारे में जुड़े हुए प्रावधान इसमें बताए गए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, हाई कोर्ट के जजों की सैलरी और इंडिया के सीएजी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पद जो हैं उनमें इन सब की सैलरीज और अलाउंसेस का जिक्र किया गया है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी कहाँ से आएगी, ये सब यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। फिर तीसरा है ओथ एंड अफर्मेशन, यानी शपथ और प्रतिज्ञाएं कैसे लेंगे वो। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले वो शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने, और अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो वो राज्यपाल के सामने शपथ लेता है। तो इनमें कुछ मंत्रीज आते हैं, जैसे संघ के मंत्री हो गए, यानी लोकसभा के मिनिस्टर हो गए, या राज्यसभा के जितने भी मिनिस्टर हो गए, या जो भी सांसद हो गए, और पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं, सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीएम, चीफ मिनिस्टर, विधायक, इन सब की शपथ और प्रतिज्ञाओं के बारे में शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है। फिर चौथी शेड्यूल है कि राज्यसभा में राज्यों और यूटीज से कितनी कितनी सीटें निर्धारित होंगी। ये सब शेड्यूल 4 में दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटों का निर्धारण होता है हमारी संसद में। और आप जानते हैं कि संसद के 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है जो कि स्टेट और यूटीज से चुन के आते हैं। फिर पांचवा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका क्या मतलब है, जैसे कुछ अनुसूचित और क्षेत्र हैं और कुछ अनुसूचित जातियां हैं, तो उनके ऊपर प्रशासन कैसे होगा या उनके ऊपर कंट्रोल कैसे निर्धारित किया जाएगा, ये सब शेड्यूल 5 में बताया गया है। तो शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से ही रिलेटेड सारे प्रोविजंस हैं। और शेड्यूल 6 में तो थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का, कि इन 4 राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रशासन कैसे चलेगा, ये दिया गया है शेड्यूल 6 में, अनुसूची 6 में। फिर अनुसूची 7 में डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात की गई, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय होंगे। जब संविधान बना था तब इसमें यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे। अच्छा, इन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि उन्हीं जो सब्जेक्ट इस शेड्यूल में लिखे गए हैं उन्हीं सब्जेक्ट पर वो अथॉरिटी काम करेगी। जैसे डिफेंस के बारे में यूनियन लिस्ट में है तो डिफेंस का सारा जिम्मा यूनियन का होगा, और पुलिस के बारे में स्टेट लिस्ट में है तो पुलिस की सारी व्यवस्था राज्य के हिसाब से होगी। और एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, यानी एजुकेशन पे कानून सेंटर भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो धीरे धीरे करते इसमें अब यूनियन लिस्ट में 100 विषय आ गए हैं और स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची में अब 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो सातवीं अनुसूची पावर के डिवीज़न को दिखाती है, बताती है। फिर 8वीं अनुसूची, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी ऑफिशियल लैंग्वेज बताई हैं उतनी ही मान्य होंगी। जैसे अभी हमारे संविधान में
22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, संथाली, मैथिली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, यानी ऐसे करते टोटल 8 भाषाएं संविधान में दी गई हैं, जो कि ऑफिशियल होंगी। यानी अगर उन पर किसी राज्य में काम होना है तो इन्हीं 22 भाषाओं के अंतर्गत ही होगा। तो ये तो है 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में। फिर 9वीं अनुसूची है लैंड रिफॉर्म और अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अच्छा, 9वीं अनुसूची ही पहली अनुसूची है जिसे 1951 में सबसे पहले जोड़ा गया था। यानी पहले तो 8 थी अनुसूचियां, फिर 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। और इनमें क्या था? लैंड रिफॉर्म और अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसमें भूमि सुधार किए गए थे और जमींदारी सिस्टम को एकदम खत्म कर दिया गया था। भूमि सुधार का मतलब जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी गई। और इसी के टाइम पे भूदान मूवमेंट चला था, जो कि विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम और जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड है। फिर 10वीं है एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर एमपी एंड एमएलए। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए दल बदल रहा है तो उसको संसद या विधानसभा द्वारा डिस्क्वालीफाई यानी उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो शेड्यूल 10 में है। और ये 10वां शेड्यूल 1985 में जोड़ा गया था, जो कि 52वां संविधान संशोधन भी था। और ये पहला ही संविधान संशोधन था जिसे 1951 में जोड़ा गया था, और ये 52वां संविधान संशोधन था जिसे 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें विधायकों और सांसदों के दल बदल से जुड़े सभी कानून इसमें संबंधित हैं। और इसी दल बदल कानून को एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। फिर आती है 11वीं अनुसूची। इसमें है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। जैसे हमारी ग्राम पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं या जिला पंचायत हैं, इन सब की जिम्मेदारी क्या होगी और इनके पास पावर क्या होगी, ये सब अनुसूची 11 में दिया गया है। अच्छा, पंचायत के लिए एक अलग से आर्टिकल भी है जिसे आर्टिकल 243 कहा जाता है। और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था। और इसमें पंचायत से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट हैं, यानी 29 विषयों पर पंचायत काम कर सकती है। फिर 12वां है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपलिटीज, यानी नगर पालिकाओं या नगर पालिकाओं से जुड़े सभी कानून या उनके पावर्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शेड्यूल में दी गई हैं, कि संविधान की सबसे आखिरी अनुसूची है। और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसे भी 1992 में जोड़ा गया था। तो देखिए, पंचायत वाली को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और म्यूनिसिपलिटी वाली को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में ही। और इसमें म्यूनिसिपलिटी में 18 सब्जेक्ट हैं, यानी 18 सब्जेक्ट पर नगर पालिकाएं काम कर सकती हैं। तो ये था संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिटेल। तो पेपर में डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट है या क्या कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। इसे हम लोग एक ट्रिक से भी जान सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारी ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी मतलब टेरिटरी, इंडिया और उसकी टेरिटरी, और ई मतलब इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट का मतलब यही होता है कि सैलरी से जुड़े हुए प्रावधान। ए मतलब अफर्मेशन, आर मतलब राज्यसभा से जुड़े हुए प्रावधान, एस मतलब शेड्यूल ट्राइब और उनके एरियाज से जुड़े हुए समाधान प्रावधान, और ओ मतलब कि अदर स्टेट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन होगा लेकिन अदर स्टेट्स में होगा, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और एफ मतलब फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर। फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, यानी संघ। फिर ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर एल मतलब लैंड रिफॉर्म, और डी मतलब डिफेक्शन लॉ। तो डी से आप डिफेक्शन लॉ याद कर सकते हैं, पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपलिटी। तो ये एक छोटी ट्रिक भी है जिसे आप याद कर सकते हैं। पहले तो आपको इसे समझना होगा, फिर ही आप इसे याद कर सकते हैं कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें टोटल 12 वर्ड्स या लेटर्स हैं। तो आई होप ये शेड्यूल्स का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा और ट्रिक को देखिएगा, ताकि आपको फिर अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।